जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हुआ था उसका। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसे केमिकल इक्वेशन होते हैं जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा किसको फॉलो करते हुए चलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए चलता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके पहले बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि अगर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनाएगा ये नहीं दिया है, दिया है अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो ये दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4.4 ग्राम है। तो बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में सुना था। तो वहाँ पे हम लोग एटम्स बैलेंस कर रहे थे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है कि अगर हम लोग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके उसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है उसकी मात्रा कितनी है? 4.4 ग्राम है। तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बस फॉलो करना है और कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इस केमिकल इक्वेशन को एक तरह लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इस केमिकल इक्वेशन को? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे। इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हीट करना होता है। हीट का मतलब ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर या एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि केमिकल रिएक्शन बहुत तरह की होती हैं। तो ये क्या है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने से ये क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का हमने क्या किया है? कितना अमाउंट लिया है? 10 ग्राम लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिल रहा है? 4.4 ग्राम मिल रहा है। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो है अमाउंट पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट x अमाउंट में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम मिल रहा है। तो इस x को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। x को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? x को। x के नाम से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें याद आती होंगी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को फाउंड करना है। यहाँ पे x का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब फॉलो करते हैं हम, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जिसका मतलब क्या है कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हमने 10 ग्राम लिया है तो जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है वो टोटल मिलके कितना होना चाहिए? 10 ग्राम होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 10 ग्राम को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, x प्लस 4.4 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा? 4.4 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे? x इक्वल क्या कर लेंगे? x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
अब 10 में से 4.4 तो आप लोग माइनस कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं, इतनी मैथ्स आपको आती होगी, ठीक है। तो 10 माइनस 4.4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.6 ग्राम। हमेशा यूनिट जरूर लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए। फिजिक्स और मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आप आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो बोर्ड में क्या होता है, यूनिट के ऊपर बहुत ज़्यादा नंबर काटा जाता है अगर कोई बच्चा यूनिट नहीं लिखता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यूनिट आप लोग जरूर लिखेंगे। तो x कितना आ गया हमारा, x का जो अमाउंट है वो कितना है 5.6 ग्राम, ठीक है। अब 5.6 ग्राम और 4.4 ग्राम को जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया था, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया तो यहाँ पे दो सब्सटेंस बना और दोनों का अमाउंट अलग अलग है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे, इन दोनों के अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा जितना हमने पहले लिया था, ठीक है। ये किस बेसिस पे हमने निकाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको आगे प्रैक्टिस कराया जाएगा ऐसे क्वेश्चन के बारे में। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड, सॉरी वाई शुड मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर बर्निंग। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो कि चैप्टर्स के बीच में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें रब क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहा था उसी समय मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं तो उससे पहले उसको रब करते हैं, सैंड पेपर की मदद से उसको रब कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत दिनों तक मैग्नीशियम रिबन को अगर हम इन्वायरमेंट में रख देते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज हैं। तो सारी गैसेज से क्या करेगा, ये धीरे धीरे रिएक्ट कर लेता है और इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कार्बोनेट का लेयर फॉर्म हो जाएगा, सल्फाइड का लेयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी लेयर्स इसके ऊपर आ जाती हैं मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ जाने के कारण क्या करेंगे, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये आसानी से जलती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सैंड पेपर से क्या करेंगे, इसको रब कर लेंगे। जब सैंड पेपर से रब करेंगे तो यहाँ पे ये जो इसके लेयर पे जो ऑक्साइड या कार्बोनेट की जो लेयर है इसके सरफेस पे वो क्या करेगी, हट जाएगी लेयर जब हम इसको रब करेंगे तो, ठीक है। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, हम इसको क्या करेंगे, जलाने से पहले सैंड पेपर से रब करेंगे तो इसके जो आउटर सरफेस पे जो ऑक्सीजन की लेयर है या कार्बोनेट की जो लेयर है वो हट जाएगी, तो जलने में क्या होगी, आसानी होगी। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि उसके सरफेस पे जो ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर प्रेजेंट है वो क्या हो, हट जाए और आसानी से जल सके, ठीक है। तो जब ऑक्साइड की लेयर हटा के हम इसको क्या करेंगे, एक बर्नर के नीचे जलाएंगे तो ये डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे लोहे का काम होता है, वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होती हैं तो वहाँ पे भी वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलता है, उसी तरह की फ्लेम निकलती है मैग्नीशियम को जलाने पे, ठीक है। तो जो आपका रिएक्शन है ये वाला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो यही रिएक्शन है, ठीक है। यही रिएक्शन हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज ए लेयर ऑफ ऑक्साइड और कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो इसके सरफेस पे ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर आ जाती हैं, उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग इसको रब करते हैं और रब करने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी बेसिस पे है वो है
यहाँ पे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला इन्होंने दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, उसके सिंबल्स यूज़ करते हैं या केमिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लिखने के लिए हम, हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H2 के फॉर्म में। ठीक है, क्लोरीन हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Cl2 के फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, HCl हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख लिया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे सबको। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन यही दो एटम प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और नंबर ऑफ क्लोरीन भी कितना है, 1 है। तो साधारण सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, किससे, 2 से। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 क्लोरीन। अब मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, राइट साइड में कर नहीं सकते ना, बीच में कर सकते हैं, तो हमेशा कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये इस पर भी एप्लीकेबल होगा और इस पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बोर्ड में भी आया हुआ है बहुत सालों में। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनाएगा प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, AlCl3 बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डब्बे में बंद कर लेंगे। ठीक है, डब्बे में बंद कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, SO4 जो होता है ये एक आयन है। आयन्स के बारे में शायद आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको आयन्स कहते हैं। आयन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक कैटायन और एक एनायन। एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो SO4 जो है हमारा वो निगेटिवली चार्ज है, एनायन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सल्फेट आयन कहते हैं। कौन सा आयन, सल्फेट आयन कहते हैं। अगर कहीं पे CO3 प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है हमारा, सल्फेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो SO4 को हम एक साथ लिखेंगे, सल्फेट आयन। इस तरफ हमारा क्या प्रेजेंट है, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और सल्फेट आयन। ठीक है, अब देख लेते हैं नंबर कि किस किस नंबर में प्रेजेंट है। तो बेरियम हमारा कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और SO4 कितना है, 3 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बेरियम 1 है, क्लोरीन 3 है, और एल्युमिनियम कितना है, 1 है, SO4 कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर ऑफ एटम्स जनरली मैच नहीं कर रहे हैं, बेरियम को छोड़ के कोई भी एटम मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। किस मेथड से करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेरियम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन क्या है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन 3 है। ठीक है, और एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एल्युमिनियम को। तो जब एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में, ये इस पे भी एप्लीकेबल होगा और इस पे भी। इसका मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, और एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना था, 2 था, और क्लोरीन कितना है, 6 है उस साइड। तो क्लोरीन यहाँ 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते राइट साइड में, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में। अब ये 3 का मल्टीप्लीकेशन बेरियम पे भी हो गया और क्लोरीन पे भी हो गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया, ये क्लोरीन पे भी, तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो क्लोरीन और एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम क्या था, यहाँ पे पहले बैलेंस था, अब क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो हाँ, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बेरियम को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे, ठीक है। तो बेरियम पे जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस पे भी एप्लीकेबल होगा और इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो SO4 हमारा इस साइड में 3 था और यहाँ पे SO4 1 था, तो यहाँ पे अल्टीमेटली SO4 से भी ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो SO4 भी हमारा 3 हो गया। अब आप लोग मैच कर लीजिए, बेरियम कितना प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में 3 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 6 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। एल्युमिनियम 2 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में, ठीक है। और SO4 जो हमारा आयन है वो भी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में 2 पार्ट था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन वाला और बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट वाला, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें दिया गया है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डब्बे में बंद कर लेंगे, ठीक है, डब्बे में बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एटम्स लिख लेंगे, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सोडियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितने नंबर ऑफ सोडियम है, 1, हाइड्रोजन के नंबर 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 और 1 3 है और ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस कौन है, केवल हाइड्रोजन इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 3 तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हाइड्रोजन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया और हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2 और 1 3 था। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा 2 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस पे भी एप्लीकेबल है और इन दोनों पे भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, अब क्योंकि यहाँ पे 1 प्रेजेंट था तो 2 1 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। सोडियम हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो हमारा एनसीईआरटी बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दूसरे क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था। इसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि इसको पानी में डिसॉल्व किया गया है। ये किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था और इसको सॉल्यूशन बनाया गया है। तो सॉल्यूशन को किस स्टेट में लिखते हैं? एक्वस स्टेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपस में क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? इन वाटर रिएक्ट टू गिव सॉल्यूशन इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब क्या है? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट ये क्या देगा? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट प्लस क्या दे रहा है? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। और क्या बन रहा है यहाँ पे? NaCl। NaCl किस फॉर्म में मिलेगा हमें? ये भी किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। क्या ये NaCl हमें सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा या एक्वस फॉर्म में? तो NaCl किस फॉर्म में मिलेगा हमें? एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इनसॉल्युबल किस में होगा? बेरियम सल्फेट NaCl के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डब्बे में बंद करना पड़ेगा। सबको डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। सोडियम कितना है? 2 है। और SO4 कितना है? 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा सोडियम कितना है? 1 है। और SO4 कितना है? ये भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इम्बैलेंस है। क्लोरीन इम्बैलेंस है, सोडियम इम्बैलेंस है, ठीक है। तो क्लोरीन और सोडियम एक ही जगह पे है, तो हम इसको बैलेंस करने में आसानी होगी। क्या करना है हमें? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए केवल हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लिखना है और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया सोडियम भी और क्लोरीन भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में क्या बन गया हमारा? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया, क्योंकि सब हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो क्या है? सेम हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आता भी है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एनसीईआरटी से। दूसरा क्वेश्चन है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर लिखा है, ठीक है। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। किससे रिएक्ट करता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। किस फॉर्म में है ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या बनता है यहाँ पे? रिएक्शन के बाद बनता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। एंड वाटर H2O भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। हाँ, H2O हमारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। अब क्या बन रहा है यहाँ पे? एक्वस और लिक्विड, ठीक है। ये तो हो गई स्टेट की बात। अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे और नंबर ऑफ क्लोरीन लिखेंगे। सोडियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं? 1 है, ठीक है। सेम वही यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम कितना है यहाँ पे? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। क्या कोई इम्बैलेंस लग रहा है? सोडियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और क्लोरीन कितना है? 1 है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये पहले से ही क्या था? बैलेंस्ड रिएक्शन था। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल इसको हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्म में लिख देंगे
तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात की केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात की थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जितनी चर्चा की थी इस चैप्टर में, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब अगली क्लास में, अगली लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।